एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर गिर रहा है। लास्ट 12 मंथ्स में एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर 59% से 52% तक गिर गया। और ये 7% गया कहाँ? ग्रासिम इंडस्ट्रीज के बिरला ओपस के पास। अग्रेसिव प्राइसिंग और रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बिरला ओपस ने लास्ट 12 मंथ्स में बहुत तेजी से ग्रो किया और अब ये एशियन पेंट से डायरेक्टली compete कर रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली फाइनेंशियल ईयर 25 के Q2 कॉन कॉल में एशियन पेंट्स के CEO अमित सिंगले ने कहा था कि अगर कोई प्लेयर अपने पहले साल में ही 7 to 8% मार्केट शेयर कैप्चर कर ले तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और अब एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। बिरला ने 7% मार्केट शेयर अपने पहले ही साल में कैप्चर कर लिया। एशियन पेंट्स ने रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अनाउंस किए। फाइनेंशियल ईयर 25 के लास्ट क्वार्टर में एशियन पेंट्स ने 701 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। ये फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर के प्रॉफिट से 45% कम है। तो इतना तो क्लियर है कि एशियन पेंट्स स्ट्रगल कर रहा है। कंपटीशन स्ट्रगल का एक रीजन हो सकता है, लेकिन क्या सिर्फ कंपटीशन ही इस स्ट्रगल का रीजन है या कोई और चैलेंजेस भी हैं? आज के वीडियो में हम एशियन पेंट्स का लेगेसी डिस्कस करेंगे। फिर हम एशियन पेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन समझेंगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। एंड में हम पेंट इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एशियन पेंट्स का ओरिजिन और ग्रोथ स्टोरी। एशियन पेंट्स की कहानी 1942 में स्टार्ट हुई। 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर्स को जेल कर दिया। इंडिया पे बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए। इन रिस्ट्रिक्शंस में से एक था पेंट इंपोर्ट्स पे टेम्पररी बैन। इस बैन के कारण इंडियन मार्केट्स में पेंट का शॉर्टेज हो गया। तब इंडियन बायर्स के पास दो ऑप्शंस थे। वो या तो शालीमार पेंट्स नाम के एक डोमेस्टिक प्लेयर से पेंट खरीद सकते थे या फिर ओवर प्राइस फॉरेन ब्रांड्स ले सकते थे। जहां इंडियन मार्केट स्ट्रगल कर रहा था, चार दोस्तों को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। अगर इंडियंस पेंट इंपोर्ट नहीं कर सकते तो डोमेस्टिक प्लेयर्स इस मार्केट को कैप्चर कर सकते थे। ये चार दोस्त चंपकलाल चौकसे, चिमनलाल चौकसे, सूर्यकांत दानी और अरविंद वकील इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाहते थे। उन्होंने 1942 में एशियन ऑयल एंड पेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक कंपनी बनाया। और ये सिर्फ एक पेंट कंपनी नहीं था। इस कंपनी ने 3 मेजर सेगमेंट्स में इनोवेशन भी किए थे: पैकेजिंग, मार्केटिंग और टेक इंटीग्रेशन। सबसे पहला इनोवेशन पैकेजिंग में हुआ। इंडिया में यूजुअली पेंट बड़े टिन्स में बिकते थे। ये टिन्स बहुत महंगे भी होते थे। ऐसे में एशियन पेंट्स ने छोटे पैक्स में पेंट बेचना स्टार्ट किया। ये छोटे पैक्स सस्ते भी होते थे और कस्टमर्स इन्हें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते थे। 1945 तक एशियन पेंट्स सिर्फ 5 कलर्स बेचता था: ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, रेड और येलो। सिर्फ इन 5 शेड्स के साथ एशियन पेंट्स ने लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू 3 साल में 3.5 लाख रुपीस का रेवेन्यू कमा लिया। एशियन पेंट्स का दूसरा इनोवेशन था मार्केटिंग। 1954 में एशियन पेंट्स ने एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया। कंपनी ने फेमस कार्टूनिस्ट आर.के. नारायण की मदद से एक कैरेक्टर डिजाइन किया, ये देखो। और इस मैस्कॉट का नाम रखने के लिए एशियन पेंट्स ने एक गिव मी अ नेम कॉन्टेस्ट रखा। इस कॉन्टेस्ट के थ्रू कंपनी कस्टमर्स के साथ एंगेज करना चाहती थी। कॉन्टेस्ट के थ्रू 47,000 एंट्रीज आए, जिसमें से 2 लोगों ने गट्टू नाम सजेस्ट किया। फिर क्या, बस मैस्कॉट का नाम गट्टू रख दिया गया। इस मार्केटिंग कैंपेन से एशियन पेंट्स के सेल्स 10 गुना बढ़ गए। तीसरा इनोवेशन था टेक इंटीग्रेशन। 1970 में एशियन पेंट्स ने इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर खरीदा। जी हाँ, एक पेंट कंपनी ने इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर खरीदा, और वो भी इसरो और IIT पवई से 10 साल पहले। इस सुपर कंप्यूटर का प्राइस उस जमाने में 8 करोड़ रुपीस था। इस कंप्यूटर से एशियन पेंट्स ने अपना सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज किया। कैसे? एशियन पेंट्स का सुपर कंप्यूटर पास्ट सेल्स डेटा के बेसिस पे अलग अलग रीजन्स का डिमांड प्रेडिक्ट कर पाता था और डिमांड के हिसाब से कंपनी अपना स्टॉक एडजस्ट करता था। जी हाँ, एशियन पेंट्स ने डेटा एनालिटिक्स के जमाने के पहले ही डेटा एनालिटिक्स का यूज किया था। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, फाइनेंशियल ईयर 25 एशियन पेंट्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। कंपनी के CEO अमित सिंगले ने फाइनेंशियल ईयर 25 के थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में इस स्ट्रगल के बारे में कमेंट भी किया। उनके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 25 में एशियन पेंट्स ने लास्ट 20 इयर्स का सबसे टफ डिमांड एनवायरनमेंट फेस किया। अब किसी भी पेंट कंपनी के 2 रेवेन्यू सेगमेंट्स होते हैं: डेकोरेटिव पेंट्स और इंडस्ट्रियल पेंट्स। एशियन पेंट्स के डेकोरेटिव सेगमेंट के सेल्स कंपनी के स्ट्रगल्स का प्रूफ हैं। ईयर ऑन ईयर एशियन पेंट्स का सेल्स वॉल्यूम 2.5% बढ़ा, लेकिन ये लास्ट ईयर के 9.3 वॉल्यूम ग्रोथ से काफी कम है। इस वॉल्यूम ग्रोथ को अचीव करने के लिए एशियन पेंट को डीप डिस्काउंट्स भी देने पड़े। कंपनी अर्बन डिमांड में स्लो डाउन भी फेस कर रहा था। इन दोनों फैक्टर्स के कारण एशियन पेंट्स के सेल्स का वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 25 में 5.7% गिरा। एज अ रिजल्ट एशियन पेंट के नेट सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.5% गिर गए।
फाइनेंशियल ईयर का थर्ड क्वार्टर इंडिया के फेस्टिव सीजन में पड़ता है। पेंट इंडस्ट्री के लिए ये पीरियड यूजुअली पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम यूजुअली लोग अपने घर पेंट करवाते हैं। लेकिन एशियन पेंट्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 25 का थर्ड क्वार्टर वीक था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के डेकोरेटिव सेगमेंट का सेल्स वॉल्यूम 1.6% बढ़ा, लेकिन सेल्स वैल्यू 7.8% गिर गया। जहां एशियन पेंट्स का डेकोरेटिव सेगमेंट स्ट्रगल कर रहा था, वहीं इंडस्ट्रियल सेगमेंट स्टेबल रहा। कंपनी के इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लास्ट 3 क्वार्टर्स में 3 to 6% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया। एशियन पेंट्स का इंटरनेशनल मार्केट्स में भी प्रेजेंस है। इनका इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ओवरऑल वीक रहा। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में एशियन पेंट्स के इंटरनेशनल बिजनेस में INR टर्म्स में 1.5% का डी ग्रोथ हुआ। मिडिल ईस्टर्न मार्केट परफॉर्मेंस में डबल डिजिट ग्रोथ हुआ, लेकिन एशियन मार्केट्स में श्रीलंका और बांग्लादेश के मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 5 करोड़ रुपीस का लॉस बिफोर टैक्स रिकॉर्ड किया। अफ्रीकन मार्केट्स में करेंसी डिवैल्यूएशन और इजिप्ट एंड इथियोपिया जैसे कंट्रीज के हाई इन्फ्लेशन के कारण कंपनी ने अंडर परफॉर्म किया। एज अ रिजल्ट कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 4% गिर गया। अब देखो, रेवेन्यू तो कम हो गया, लेकिन कंपनी के कॉस्ट मोर और द लेस सेम ही थे, इसीलिए कंपनी के मार्जिन पे भी प्रेशर पड़ा। फाइनेंशियल ईयर 25 में एशियन पेंट्स का ग्रॉस मार्जिन 1% गिरा, PBDIT मार्जिन 3.7% गिरा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33% गिर गया। तो कंपनी के मार्जिन्स और प्रॉफिट्स गिरने का कारण था सेल्स वैल्यू का फॉल, और सेल्स वैल्यू फॉल का एक मेजर रीजन था हैवी डिस्काउंट्स। लेकिन अगर इन डिस्काउंट से एशियन पेंट्स को नुकसान हो रहा है, तो भला कंपनी ये डिस्काउंट्स दे क्यों रहा है? क्योंकि पेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 तक पेंट इंडस्ट्री को 4 मेजर प्लेयर्स डोमिनेट करते थे: एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कांसाई नेरोलैक और एक्सो नोबल। ये 4 प्लेयर्स पेंट इंडस्ट्री का 90% से ज्यादा कंट्रोल करते थे। एशियन पेंट्स का इसमें सबसे बड़ा शेयर था, लगभग 59%। लेकिन फरवरी 2024 में जब बिरला ओपस ने इस इंडस्ट्री में एंट्री ली, तब सब कुछ बदल गया। बिरला इस स्पेस में बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है। कंपनी ने ऑलरेडी इस स्पेस में 10,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कमिट कर दिया है। बिरला ओपस के CEO ने यह भी कहा कि कंपनी ईयर एंड तक 50,000 डीलर्स का माइलस्टोन अचीव करना चाहता है। बिरला ओपस ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च के टाइम से ही 10% डिस्काउंट पे सेल करना स्टार्ट किया और अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत तेजी से एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। लॉन्च के 12 मंथ्स के अंदर ही बिरला ओपस 129 प्रोडक्ट्स और 900 SKUs के साथ 4,300 सिटीज में अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर चुका है। एशियन पेंट्स के लिए इस कंपटीशन से डील करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। पेंट एज अ प्रोडक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें एक कमोडिटी एलिमेंट है और एक इमर्जिंग सर्विसेज एलिमेंट। एंड जहां कमोडिटी एलिमेंट होता है, वहां कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कमोडिटी में यूजुअली कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर नहीं होता। पेंट कंपनीज के टोटल कॉस्ट का लगभग 50 to 60% तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है। एक्चुअली पेंट बनाने के लिए 250 से 300 डिफरेंट रॉ मटेरियल्स लगते हैं। इन रॉ मटेरियल्स को मेजरली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। इन कैटेगरीज को समझने से आप कॉस्ट्स को बेटर समझ पाएंगे और इस सेक्टर को बेटर एनालाइज भी कर पाएंगे। कैटेगरी 1 है पिगमेंट, जो पेंट को कलर देता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब पिगमेंट्स के ही कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड कैटेगरी है रेजिन्स, जो पेंट को सरफेस पे बाइंड करता है। थर्ड है सॉल्वेंट्स, जो पेंट को थिन करने में हेल्प करता है, जिससे पेंट को इजीली सरफेस पे लगा सके। ये वाटर बेस या ऑयल बेस हो सकता है। जब पेंट वॉल पे अप्लाई होता है तो वाटर और ऑयल ड्राई हो जाते हैं और वॉल पे कलर रह जाता है। और फोर्थ कैटेगरी है एडिटिव्स। ये मोस्टली एक वैल्यू एडेड एलिमेंट है जो पेंट की क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जैसे कि ड्राइंग टाइम कम करना, यूवी रेजिस्टेंट पेंट्स बनाना और भी बहुत सारी एडिशनल चीजें जो पेंट क्वालिटी को इंप्रूव करती है। इन रॉ मटेरियल्स के प्राइस मूवमेंट का इम्पैक्ट, बिरला ओपस के इस स्पेस में एंट्री और पूरे पेंट इंडस्ट्री के डिटेल एनालिसिस पे हमने एक वीडियो भी बनाया है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे भी जरूर देखें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेंट के कॉस्ट स्ट्रक्चर के कारण एशियन पेंट्स के पास ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं होता। प्लस अफोर्डेबिलिटी ऑलरेडी एशियन पेंट्स का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। मतलब ये ऑलरेडी लो प्राइसेस पे ही अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, तो इनके पास प्राइस मूवमेंट के लिए ज्यादा रूम नहीं है। इसीलिए डिस्काउंट्स के कारण एशियन पेंट्स पे फाइनेंशियल प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन पेंट इंडस्ट्री के प्लेयर्स के पास एक ऑफरिंग है जिसमें उनके पास प्राइसिंग पावर होता है, वैल्यू एडेड सर्विसेज। सिर्फ पेंट बेचने की जगह इस इंडस्ट्री के प्लेयर्स अब एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एशियन पेंट्स का ब्यूटीफुल होम्स पेंटिंग सर्विस और बर्जर पेंट्स का XP या एक्सप्रेस पेंटिंग। इन सर्विसेज के थ्रू पेंट कंपनीज अपने ऑफरिंग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और शायद मार्जिन्स भी इंप्रूव कर सकते हैं। ये तो थे एशियन पेंट्स के कंपटीशन के कारण चैलेंजेस, लेकिन इसके अलावा एशियन पेंट्स 3 और चैलेंजेस फेस कर रहा है: मैनेजमेंट रेजिग्नेशन,
फेलिंग एक्सपेंशन और स्लो अर्बन डिमांड। चलिए इन चैलेंजेस को भी देख लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज है मैनेजमेंट रेजिग्नेशंस। फरवरी 2025 में कंपनी के सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट एम्प्लॉइज ने कंपनी से रिजाइन किया। कंपनी के एक फॉर्मर एग्जीक्यूटिव ने एशियन पेंट्स के वीकनेस पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि कंपनी का कंपटीशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स अनसैटिस्फैक्टरी था। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ लेगेसी पे एक मार्केट लीडिंग कंपनी रन नहीं किया जा सकता। दूसरा चैलेंज है एशियन पेंट्स के फेलिंग एक्सपेंशंस। जैसा मैंने बताया, पेंट कंपनीज पेंट बेचने के साथ साथ कुछ एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। एशियन पेंट्स ने पेंटिंग सर्विसेज के साथ साथ होम डेकोर स्पेस में भी एंट्री ली है, लेकिन ये सेगमेंट बढ़ते लॉसेस के कारण कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल बर्डन बन गया है। होम डेकोर के किचन सेगमेंट के लॉसेस बढ़ गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में इस सेगमेंट ने 5.4 करोड़ रुपीस का लॉस रिकॉर्ड किया। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये लॉस 35 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, यानी 6 गुना से भी ज्यादा। एशियन पेंट्स के प्रीमियम लाइटिंग ब्रांड व्हाइट टीक के रेवेन्यूज भी 58% कम हो गए। व्हाइट टीक के 100 करोड़ रुपीस के एसेट का इम्पेयरमेंट भी हुआ, मतलब एसेट की जितनी वैल्यू रिकॉर्डेड थी उनकी एक्चुअल वैल्यू उससे भी कम थी। ये कंपनी के लिए एक लॉस है। थर्ड चैलेंज है स्लोइंग अर्बन डिमांड। एशियन पेंट्स के सीईओ ने इस स्लो डिमांड पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज का डिमांड टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज से स्ट्रांग था और अर्बन सेंटर्स का डिमांड स्लो रहा। तो एशियन पेंट अभी भी मार्केट लीडर तो है, लेकिन कंपटीशन और इंटरनल स्ट्रगल्स के कारण शायद कंपनी को यह पोजीशन मेंटेन करने में चैलेंजेस आ सकते हैं। इंडिया की पेंट इंडस्ट्री में अभी तक सैचुरेशन तो नहीं आया है, और तो और इंडिया का पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन सिर्फ 3.5 kg है। ये 10 kg के ग्लोबल एवरेज से काफी कम है, मतलब इस स्पेस में अभी भी ग्रोथ का पोटेंशियल तो है। इंडिया में अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है और रीपेंटिंग साइकिल्स भी कम हुए हैं। 2015 में लोग 7 से 8 साल बाद अपना घर रीपेंट करवाया करते थे, पर अब लोग 4 से 5 साल में ही रीपेंट कराने लगे हैं। इससे पेंट कंपनीज के लिए रेवेन्यू की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। एशियन पेंट्स इस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए अपना फिजिकल प्रेजेंस भी एक्सपैंड कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी के पास 1.63 लाख टच पॉइंट्स थे। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर तक ये नंबर 1.69 लाख तक बढ़ गया। एशियन पेंट्स फुजायरा और दाहेज में 3000 करोड़ रुपीस का केपेक्स भी कर रहा है। एशियन पेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि दाहेज यूनिट 2026 तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा। मतलब एशियन पेंट्स स्ट्रगल तो कर रहा है, लेकिन ये गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या एशियन पेंट्स अपना मार्केट लीडरशिप मेंटेन कर पाएगा, या कंपटीशन और बढ़ते फाइनेंशियल प्रेशर्स के कारण इसका डोमिनेंस अब खत्म होने वाला है? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।